चलो, तो चलन 1 to 5 क्वेश्चन हमने चेक कर लिए थे. 6th A onwards were given in homework, isn't it? एक दो क्वेश्चन में आप शायद फंसे होंगे, वैसे आपने बाकी सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे. चलिए, रेडी एवरीबडी? रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन? चलो, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 6A. तैयार हैं लोग? चलिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट we'll be putting the heading cash flow from operating activities. Underneath that we used to write, children, net profit before tax and extraordinary items. But because यहाँ पे net profit नहीं दिया तो आप वो लिखेंगे नहीं. Thereafter adjustment for लिख के आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को प्लस माइनस करते थे. DLW ड्रिप वाली ट्रिक याद है? उसके बाद आपका आंसर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इज ऑलरेडी गिवन, तो आप यहीं से स्टार्ट कर देंगे. तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. नाउ वील एडजस्ट चेंज इन CACL. यहाँ ईयर सीधा लिखा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. 50,000 के डेटर्स थे, वो 40 हो गए. दे हैव गॉन डाउन. क्या करते हैं हम इनको? ऐड करते हैं. यहाँ पे पहले आपको ऐड वाले लिखने पड़ेंगे, फिर लेस वाले. गॉट इट? चेक करिए. सो सबसे पहले आप लिखेंगे डिक्रीज इन डेटर्स. वैल्यू इज 10,000. इवन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटेल कॉलम में 10. बिल रिसीवेबल 10 से 12,500 हो गया चिल्ड्रन, तो इट इज इंक्रीजिंग. we'll be putting increase in bills receivable. The value is 2,005. करेक्ट. क्रेडिटर्स बच्चों 25 से 20 हो गए, ये भी डिक्रीज कर रहा है. डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, द वैल्यू इज 5,000. वेरी गुड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 800 से 1,000 हो गया, ये बढ़ रहा है, सो वील बी एडिंग इट. increase in outstanding expenses, the value is 200. correct. bills payable बच्चों 40 से 25 हो गया, तो ये भी डिक्रीज हो गया, तो it is decrease in bills payable. value is 3,000. accrued income being a current asset, ये बढ़ रहा है, तो इसको भी लेस कर देंगे. it is increase in accrued income. The value is 1,000. That's it. चलिए. So 10,000 plus 200 is 10,200. माइनस में 5, 6, 7, 15, ये हो गया 22,500 ने 23,500 माइनस में. एंड चिल्ड्रन 10,200 प्लस में. नेट इफेक्ट 13,300 माइनस में आएगा बच्चों. The final answer is 116,700. अब इसको आप बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. Is that understood well? Is that understood well, children? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, let me align them. चलो भाई, हाँ, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 116,700. Because there is no so-called income tax payment, net cash flow from operating activities will also be 116,700. सबको समझ में आ गया? पक्का? चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर. क्वेश्चन नंबर 6B. वही काम यहाँ पे भी करना है चला, इसलिए अब मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा, बिकॉज आप समझ गए क्या करना है. तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैश
फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैपिटल ए, हेडिंग फॉर्मेट की सबको याद होनी चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडिंग, जो करंट ईयर होगा बच्चों उसी का पीरियड एंडिंग आपको लिखना होता है, ओके, एज पर AS3 रिवाइज्ड इनडायरेक्ट मेथड. So it is operating profit before working capital changes 1,50,000. चेक कर लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख से 36,000 हो रहा है तो माइनस हो जाएगा 36,000. इन्वेंट्री चिल्ड्रन प्लस हो जाएगा 20, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस हो जाएगा 5, अक्रूड इनकम माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा 2,000, ट्रेड पेबल्स चिल्ड्रन प्लस हो जाएगा 40, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस हो जाएगा 6,000, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बीइंग अ करंट असेट प्लस हो जाएगा 1,000. Remember every time, sorry, income received in advance is a liability, sorry, it's a liability. So ये कम हो रहा है तो माइनस हो जाएगा. याद रखिएगा पहले ऐड वाले आएंगे फिर सब्ट्रैक्ट वाले, यहाँ किसी भी सीक्वेंस में नहीं लिख सकते आप. तो 20 प्लस 2, 22 प्लस 40 कितना हो गया 62, 36 और 5 कितना हो गया 51, 52, 58. सो 58 माइनस में है, 41 होगा सर 41 कौन सा 41? 36 Just hold on. हाँ 36 plus 5 is 41, 41 plus 6 is 47 और 1 कितना हो गया 48 48 is in minus and 40, 50, 62 is in plus. तो पहले प्लस वाले आएंगे फिर माइनस वाले आएंगे. तो आप जब इन वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा नेट चिल्ड्रन 14,000. 14 था 140 plus 14 is 164 फाइनली. समझिए सब लोग, यही जनरेटेड होगा और यही नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा. ओके, ये नहीं कि आप जनरेटेड पे आंसर दोगे मार्क्स कट जाएंगे आपके. तो आप लिखेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 164. you'll draw a line below that, again you will write net cash flow from operating activities. Okay, chaliye 7th, this we did in the class itself I suppose. Chaliye 8th children, first and foremost it is cash flow from operating activities. We'll be putting net profit before tax and extraordinary item में मेरा नाम मत लिख दीजिए. 1,25,000 children. Then we'll add depreciation, amortization और gain माइनस हो जाएगा. और चेक कर लेता हूं जरा, और कुछ नहीं है हमारे पास, that's it. तो ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद बच्चों we'll be getting what is known as operating profit before working capital changes. 45, 50, 60, 70, 80, 90 प्लस में और 10 माइनस में 80, 2,05,000 आएगा बच्चों. यस Then change in CACL would be adjusted. चेक कर लेते हैं. ट्रेड रिसीवेबल, ये उल्टे ईयर्स दिए हैं, ध्यान देने वाली बात है. पहले 18 दिया है, देन 17 दिया है. 45 से 35 हो गया तो क्या कर देंगे इसको हम लोग, 45 से 35 हुआ, 35 to 35 से 45 हुआ, 35 to 45 हुआ. इंक्रीज हो रहा है तो विल बी सब्ट्रैक्टिंग. ठीक, इन्वेंट्री इन हैंड 75 से 69 हो गया तो विल ऐड. and कैश इन हैंड का कुछ नहीं करेंगे बच्चों क्योंकि ये एक अलग सेक्शन में जाता है. ओके, तो यहां से छोड़ दीजिए. ट्रेड पेबल्स 30 से 32 हो गया तो विल ऐड. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10 से 5 हो गया तो विल सब्ट्रैक्ट. बैंक और डी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है तो इसलिए यहां कुछ नहीं करेंगे. सो 6 and 2, 8 प्लस एंड 15 माइनस, तो फाइनली चिल्ड्रन इट इज 7,000 198. यही कैश जनरेटेड होगा और यही नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर से लिख देंगे 198. करेक्ट. नेक्स्ट, नरुला लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट. तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, 2 लाख रुपए आ जाएगा बच्चों. ये ओ सॉरी, टैक्स की वैल्यू, जस्ट होल्ड ऑन, सही कर लेते हैं इसको पहले. ये 2 लाख हो गया चिल्ड्रन. डॉक्टर टी देख लें जरा. यस, ये भी है हमारे पास, ये भी है हमारे पास, बट हमारे पास सो कॉल्ड डिविडेंड नहीं है ना. हाँ, तो वर्किंग नोट्स में कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स कट जाएंगे आपके. अगर नहीं दिखाया तो प्लीज शो करिए. 2 लाख रुपीज चिल्ड्रन प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व एंड टैक्स. रिजर्व की वैल्यू कितनी थी 20,000 एंड टैक्स इज हाउ मच चिल्ड्रन
40,000. अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कहाँ पे बनाना पड़ेगा? जहाँ पे कैश फ्लो का फॉर्मेट खत्म हो रहा है वहां पे। अब आप कहेंगे सर हाउ डू वी नो इन एडवांस की कितना बड़ा फॉर्मेट होगा? भाई अभी आप नए हैं, बट अब आपको पता लग गया कितनी लाइनें चाहिए होती हैं। तो एक पेज से ऊपर का फॉर्मेट कभी बनेगा नहीं, मैक्सिमम गया तो 1.5, अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ तो ओके, तो 1.5 साइड छोड़ के आप वर्किंग नोट बना सकते हैं। और जब यहाँ पे वैल्यू लिखें, एस्ट्रिक साइन ड्रॉ कर लें वर्किंग नोट में भी, यहाँ पे भी, तो टीचर वुड बी एबल टू इजिली रेफर दिस। 260 हो गया चिल्ड्रन। अब आप लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर डेप्रीसिएशन 25, लॉस 3, एमोर्टाइजेशन 8, पीएफडीडी। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी आइटम है, या तो इसको यहां पे लिख दीजिए या इसको इंक्रीज इन सीएल मान लीजिए, दोनों सही है, दोनों पे मार्क्स मिलता है, तो यहीं पे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वील ऐड दिस और इसे सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ऑल दिस वुड बी एडेड। 25 प्लस 3 कितना होता है? 28 प्लस 28. 36. 36। 36,000 प्लस 2,400 इज 38,400 में 9,000 माइनस कर दीजिए। 38,400 माइनस 9,000, 29,400 प्लस 2,60,000, it becomes 2,89,400, called as operating profit before working capital changes। अब चेंज इन CACL एडजस्ट करना है। 17 बाद में है बच्चों, 18 पहले, तो 17 से 18 दिस विल बी एडेड 10,000, सॉरी सबट्रैक्टेड 10,000 बिकॉज ये इंक्रीज कर रहा है। ट्रेड पेबल्स 41 से 60 हो गया, तो प्लस 19, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस, और ये बढ़ रहा है तो ये भी माइनस। 10, 4, 14 एंड 2, 16 माइनस और ये प्लस, तो इट इज 3,000 प्लस 2,92,400। अब आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा और आप परेशान हो गए होंगे, ठीक है। तो जब अब ये आगे का थोड़ा सा कंटेंट है जो आपने अभी नहीं पढ़ा, तो अभी सुन लीजिए, गॉट इट क्लियर? अगले लेक्चर से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब टैक्स का एक अमाउंट दिया होता है बच्चों, लाइक हेयर इट वाज गिवन टू अस एज 40,000, सेम ऐड होता है ऊपर एडजस्टमेंट फॉर के पहले फॉर कैलकुलेटिंग एनपीबीटी, और सेम अमाउंट आप सबट्रैक्ट करते हो। व्हाई? इस पे एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स का एक कॉन्सेप्ट है। एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है? पहले आपको ये पता होना चाहिए इनकम टैक्स पेमेंट का क्या मतलब होता है। व्हाट्सएवर मनी हमारे इंडिया में जो भी लोग 2023-24 में कमाएंगे बच्चों, उन्हें इस पैसे पे टैक्स कब देना है गवर्नमेंट को? इन द ईयर 2024-25, लेटेस्ट बाय व्हाट इज कॉल्ड एज जुलाई 31st। देखते होंगे आप न्यूज़पेपर वगैरह में, टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, अपना टैक्स टाइम पे पे करें एंड ऑल दैट। बट अब गवर्नमेंट को भी क्या लगता है कि भाई लोग हो सकता है टैक्स लेके भाग जाए, मतलब चोरी कर ले, पैसे ना दे हमको, तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना दिया। ऑल पीपल, एवरी इंडिविजुअल अर्निंग मनी इन अ गिवन ईयर, से 2023-24 is supposed to pay tax on that earning in the year 2024-25। मतलब जो आपने पैसे पिछले साल कमाए थे, on that money you are supposed to pay tax in the next year। बट अगेन यहाँ पे आपके भागने की उम्मीद है तो गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया हमारे इनकम टैक्स में ही कि भाई जिस भी इंसान की इनकम पे अमाउंट ऑफ टैक्स ₹10,000, ये करेक्ट वैल्यू है, या इससे ज्यादा होगा, हम उसको अगले साल तक इंतजार करने का मौका ही नहीं देंगे। उसको अपना पूरा टैक्स 31 मार्च 24 से पहले पे करना पड़ेगा। और सर नहीं पे किया तो पीनल एक्शन लिया जाएगा आपके ऊपर 10,000 की तो एक पेनल्टी इंपोज कर दी जाएगी अगर आपने 31 मार्च तक टैक्स का पेमेंट नहीं किया। प्लस जितनी देर से पेमेंट करेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स पे 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझ में आई बात? पक्का? अभी मैं इसका एक लाइव एग्जांपल भी आपके सामने परफॉर्म करके दिखाऊंगा, परेशान मत होइए। सो याद रखिएगा हमेशा, whatsoever money is being earned in a period of 12 months starting from 1st April 23 till 31st March 24, उस पे जो भी टैक्स का अमाउंट बनेगा वो आपको 31 जुलाई 24 तक पे कर देना है। 31 जुलाई 24, तो 31 जुलाई 24 किस सेशन में फॉल करेगा? 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25। बट अगर अमाउंट ऑफ टैक्स
10,000 रुपए से ज्यादा है बच्चों, आई रिपीट 10,000 से ज्यादा है, यू आर नॉट सपोज टू यूज दिस डेट 31 जुलाई, आपको 31 मार्च से पहले पेमेंट करना पड़ेगा। और ये रूल अप्लाई होता है उन लोगों में हु आर एम्प्लॉयड समवेयर एंड अर्निंग सैलरी, समझ में आ गया, हु हैव लेट आउट देयर हाउस एंड अर्निंग सम रेंट। बिजनेसमैन को एग्जेम्पशन है, वो 31 जुलाई तक भी अगर पेमेंट करते हैं तो उनके ऊपर कोई पीनल एक्शन नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि वो एक भी पैसा टैक्स का नहीं देंगे। 90% ऑफ द इनकम आपको 31 मार्च से पहले लगभग पता लग ही जाती है। गॉट इट क्लियर? तो उतने पे तो आपको टैक्स देना है, बाकी के लिए 31 जुलाई तक की डेट बनी है। और अगर आप नहीं पे करेंगे टाइम पे टैक्स तो आपको देना पड़ेगा 1% पीनल इंटरेस्ट। खोपड़े में बात गई सबके, सबको समझ में आ गया? तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे है चिल्ड्रन कि अगर टैक्स का एक अमाउंट है सेम ऐड होगा ऊपर, अज्यूमिंग कि पीएल में आपने इसको डेबिट किया था, नेट प्रॉफिट हैज गॉन डाउन, वापस ऊपर जाएंगे तो ऐड बैक, और सेम अमाउंट आपको लेस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अभी आगे मैं आपको लिखवाऊंगा, अभी नॉट टू वरी। सो 292 400 में आप कॉम्पोजिशन क्या लिखेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, लेस कर देंगे पेमेंट ऑफ टैक्स के नाम पे 40,000। अगेन वैल्यू कितनी आएगी? 252 400। ये एडवांस पेमेंट वाली कहानी समझ में आ गई? तो गवर्नमेंट ये बोलती है बिजनेसमैन को कि भाई आप भी अपना टैक्स 31 मार्च तक पे कर दीजिए। बिजनेसमैन बोलेगा भाई हो सकता है लास्ट डे ही मैंने बहुत ज्यादा सेल कर लियो, मेरा प्रॉफिट लास्ट डे बहुत ज्यादा हुआ हो, तो आई एम बिजी क्लोजिंग माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ आई एम एबल टू पे टैक्स। तो गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, 90% ऑफ द इनकम प्री अजम्पटिव बेसिस पे तो आप जज कर ही लोगे अप टिल मिड मार्च, अप टिल इफ नॉट मिड मार्च से फेब एंड। तो फेब एंड तक का जो आपका प्रॉफिट है उस पर जो आपका टैक्स बनता है वो तो आप हमको उसी ईयर में पे कर दो। बाकी के लिए अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं, आपकी बुक्स ऑडिट तो होनी नहीं है, आप अगर पार्टनरशिप है और बुक्स ऑडिट होनी है तो फिर हमने आपको आगे की डेट दे दी है। तो नॉन ऑडिट केस में 31 जुलाई होता है, ऑडिट के केस में फिर ये 30 सितंबर तक चला जाता है। कंपनीज के लिए भी सितंबर एंड ऑल है। नहीं, 90% ऑफ द इनकम आपकी जज हो जाती, ये मैं कह रहा हूं। समझ में आ गया? उस पर जितना टैक्स बनेगा वो पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए किसी की सेल, परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सब निकाला और नेट प्रॉफिट आ गया 50 लाख रुपए का। अब 50 लाख पे लेटर से टैक्स का जो अमाउंट बनेगा वो 17-18 लाख रुपए बनेगा। तो गवर्नमेंट कहेगी पहले तो इतना पे कर दो हमको 31 मार्च तक, इसके अलावा हम जज कर लेंगे बाद में, अगर और होगा तो आपसे हम 31 जुलाई तक ले लेंगे, और अगर आप ऑलरेडी ज्यादा पे कर चुके हैं तो 31 जुलाई के बाद हम आपको रिफंड कर देंगे इतना। इज दैट क्लियर? तो अगर एक अमाउंट ऑफ टैक्स दिया हो तो उसी को आप पेड अज्यूम करते हैं और वही आपका पीएल में प्रोविजन बना होता है। बट हमने लास्ट लेक्चर में जो क्लास में क्वेश्चन किया था, वी हैड टू अमाउंट्स, एक 51,400 और एक 41,400 था। तो बट अगर एक हो तो ये कॉन्सेप्ट चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 20 लाख का प्रॉफिट है चिल्ड्रन, टैक्स डिविडेंड रिजर्व तो कुछ दिया नहीं है, एडजस्टमेंट फॉर में डेप्रीसिएशन प्लस होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एंड लॉस। आ गया डीएलडब्ल्यू अपना, डीएलडब्ल्यू आ गया। कितना आ जाएगा बच्चों आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 1,90,000। वेरी गुड। ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज हो गया तो वील ऐड, ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज है तो वील सबट्रैक्ट, प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज है तो वील ऐड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिक्रीज है तो वील सबट्रैक्ट। तो 45 एंड 2 47 प्लस में बच्चों और 63 माइनस में 16,000 आएगा डिफरेंस। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, कैश जेनरेटेड। व्हाट? फिर 2174 के नीचे लाइन ड्रॉ करके लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आ गया? 11th ए वाज गिवन। पहले तो गुडविल को क्रॉस कर दीजिए, कैश एंड बैंक बैलेंस को क्रॉस कर दीजिए, बकवास है। अब पीएल के दो बैलेंसेस हैं सर, ये क्या है? याद करिए, मैंने बहुत पहले जब पार्ट बी पढ़ाना स्टार्ट किया था चिल्ड्रन, हम ओपनिंग बैलेंस लिखते थे बाय बैलेंस डॉट ऑफ, और फिर डेबिट साइड में लिखते थे टू बैलेंस कैरेट डाउन। याद आया सबको? याद आया? सो कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? 5,000। दिस इज बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो आप नेट प्रॉफिट 5,000 लेंगे,
जनरल रिजर्व की दो वैल्यूज नजर आ रही है, इसने थोड़ा सा परेशान किया होगा जरूर। अभी जब मैं आपको टी अकाउंट पढ़ाने स्टार्ट करूंगा तो आप ये सब समझेंगे। 2,02,000 2017 में वैल्यू थी, जो 2018 में बढ़ के कितनी हो गई 237। गुल्लक में पैसे कब ज्यादा बढ़ते हैं, व्हेन यू स्टार्ट सेविंग। तो आपने अपने पीएल से रिजर्व में डेफिनेटली ट्रांसफर किया होगा। कितना ट्रांसफर किया होगा 35,000। So net profit before tax and extraordinary item would work out to be children 40,000. Understood कैसे 40 आया? वर्किंग नोट में आपको बताना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट इज 5 एंड ट्रांसफर टू रिजर्व इज 35। टैक्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दिस बिकम्स हाउ मच 40,000। देयर आफ्टर आप लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर, सॉरी चिल्ड्रन गुडविल को क्रॉस नहीं करना था। चेक कर लेते हैं डीएलडब्ल्यू जैसा कुछ है कि नहीं। ये हो गया, ये भी हो गया। गुडविल चिल्ड्रन स्टार्टिंग में 80 है और एंड में कितनी हो गई 70। असेट दो रीजन से रिड्यूस करती है, इधर यू हैव सोल्ड इट और यू हैव डेप्रिशिएटेड इट। सेल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मान लेंगे कि हमने इसको राइट ऑफ किया। सो इट इज अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, हाउ मच 10,000। वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 50,000। अब चेंज इन सीएसीएल एडजस्ट करना है। डेटर्स माइनस हो जाएंगे 4,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग 30 से 12 हो गया तो माइनस 18। वेजेस प्रीपेड 5 से 7 हो गया तो इट इज -2। सब माइनस में ही है। 4,000, 18,000 and 2,000 all in brackets children। 18 and 2 20 24, so it is 26,000 called as what? Cash generated from operating activities before payment of income tax। Draw the line below 26 और यही आंसर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अंडरस्टूड दिस? चलिए 11th B was this given also? चलिए 11C was given। चलिए 11D must have been given children। चेक आउट। प्रॉफिट 50,000 दिया है। डॉक्टर टी जैसा कुछ है हमारे पास? नहीं सर, डॉक्टर टी जैसा कुछ भी नहीं है। तो यही हो जाएगा। दिया हुआ टैक्स डिविडेंड रिजर्व? नहीं दिया, कुछ भी नहीं है। यही हो जाएगा चिल्ड्रन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। समझ में आ गया? अब एडजस्टमेंट फॉर में क्या करेंगे आप? डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। 17 से 18 पीएफडीडी बढ़ रहा है तो इस 1000 को चेंज इन सीएसीएल में लिखेंगे इस बार, ठीक है, ताकि दोनों चॉइसेस आपके सामने क्लियर हो। सो वील बी हैविंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आएगा 70,000। कैश इन हैंड से कोई मतलब नहीं। ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख से 70 हो गया तो वील एड 30। पीएफडीडी सीएल चिल्ड्रन बढ़ रहा है तो वील एड 1। ट्रेड पेबल्स 80 से 75 हो गया तो वील सब्ट्रैक्ट 5। इन्वेंट्री 120 से 160 हो गया तो वील एड 40। ओ सॉरी 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 Sir, we will subtract. माइनस, सॉरी। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 0 से 10 हो गया तो वील एड। प्रीपेड एक्सपेंस 8 से 2 हो गया तो अगेन 6,000 रुपी। सीएल गिर रहा है, सॉरी सीए गिर रहा है तो प्लस कर देंगे। अक्रूड इनकम चिल्ड्रन 10 से 15 हो गया तो -5। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी है, घट रहा है तो माइनस। बैंक ओडी से कोई मतलब नहीं है। सो 30 एंड 1 31 एंड 10 41 एंड 6 कितना हो गया 47 प्लस आइटम। माइनस में बच्चों 5 एंड 40 45 एंड 5 50 53। सो 70 प्लस 47 माइनस 53 तो -6 हुआ 64,000। ये हो गया कैश जनरेटेड और यही होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। करेक्ट? 12th वन वाज गिवन। चेक आउट। पीएल का डिफरेंस 17 से 18 60 से 50 हो गया। यहाँ पे लोगों ने शायद गलती की होगी। इट्स रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग चिल्ड्रन? इट्स रिड्यूसिंग।
इंक्रीज करता है तो वी कॉल इट एज नेट प्रॉफिट चिल्ड्रन, रिड्यूस करेगा तो वील बी कॉलिंग इट एज व्हाट, नेट लॉस। तो अब या तो आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर या नेट लॉस, दोनों ही चलेगा। तो मैं लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI। चेकआउट डॉक्टर टी है यहाँ पे? नहीं, डॉक्टर टी नहीं है। तो बच्चों आप 10,000 रुपी इन द डिटेल और अमाउंट कॉलम लिखेंगे विद इन ब्रैकेट्स। बट अगर आप विद इन ब्रैकेट्स नहीं लिखना चाहते और नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस लिखते हैं, गलत नहीं है, बट वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन अगर आपने इस माइनस को ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो दैट्स वाई चाहे आप टेक्स्ट में पर्टिकुलर कॉलम में नेट प्रॉफिट लिखो चाहे नेट लॉस लिखो, वैल्यू जरूर माइनस में लिखिए। ओके, देन वी हैव एडजस्टमेंट्स फॉर चेकआउट। यहाँ पे गुडविल बच्चों 120 से 150 हो गई, इट इज इंक्रीजिंग, तो ये डेप्रीसिएशन तो है नहीं, और एप्रिसिएशन की हम अकाउंटिंग करते नहीं है, तो ये परचेज है एक्चुअली। ये जब आप टी अकाउंट पढ़ेंगे अगले लेक्चर से तो आपको ये बातें क्लियर होंगी। कैश इन हैंड क्रॉस कर दीजिए। देयर इज नथिंग लाइक दीज आइटम्स, तो इसी 10,000 को आप बोलेंगे चिल्ड्रन ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब चेंज इन CACL, स्टॉक 2 लाख से 240 हो गया तो इट इज -40। ट्रेड रिसीवेबल 80 से 75 हो गया, कम हो रहा है डेटर्स, तो क्या करेंगे प्लस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस, प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस, एंड ट्रेड पेबल्स 45 से 58, तो इट इज +13। तो 13 और 5 प्लस में क्या है 18,000, और माइनस में क्या है लेट्स सी 40, 47, 51। सो बच्चों 10 भी माइनस में था, 51 भी माइनस में था, तो 61 माइनस में और 18 प्लस में। व्हाट इज -61 एंड +18? 43 माइनस में आएगा। इसे क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड तो हो नहीं सकता, कैश इन्वेस्टेड नो, कैश एग्जॉस्टेड। कैश जनरेटेड या कैश एग्जॉस्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। टैक्स की कोई वैल्यू है नहीं, फिर 43 ब्रैकेट में लिखिए अगेन कॉलिंग इट एज नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ में आ गया? सो टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या माइनस वाले में लिखना है क्या प्लस वाले में लिखना है। गॉट इट क्लियर? नेक्स्ट चिल्ड्रन, 13th was also given। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपने लिख लिया, देन आपने लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में मेरा नाम मत लिख दीजिएगा। यहाँ पे कंपनी को लॉस हो गया बच्चों, डॉक्टर टी नहीं लिखा है इसलिए मैंने कॉन्फिडेंटली 37 डायरेक्टली यहाँ लिख दिया। देन वील बी पुटिंग द हेडिंग व्हाट, एडजस्टमेंट फॉर। देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे DLW और ड्रिप जैसा कुछ है कि नहीं। डेप्रीसिएशन लॉस आइटम रिटर्न ऑफ तो है नहीं, एक ये प्रोविजन ले लेते हैं यहाँ पे। अब इसको आप चेंज इन CACL वाले सेक्शन में लिखेंगे तब भी मार्क्स मिलेंगे, यहाँ लिखेंगे तब भी। 17 से 18 चिल्ड्रन प्रोविजन कम हो रहा है, प्रोविजन कम हो रहा है, तो एकदम करंट लायबिलिटी की तरह दिमाग में सोचिएगा। करंट लायबिलिटी घट रही है तो क्या करते हैं माइनस। सो वील राइट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स कितना है 3,000, तो दिस वुड बी -40 चिल्ड्रन, calling it as what, operating loss before working capital changes। change in CACL बच्चों, creditors 70 से so called 85 हो गया तो we'll add 15, debtors 2 लाख से 140 हो गए तो we'll add 60, bill receivable को कर देंगे माइनस, शॉर्ट टर्म लोन इस बैंक को डी, यहाँ कुछ नहीं करना, इसको भी कुछ नहीं करना। सो बस लिख दीजिए डिक्रीज सॉरी इंक्रीज इन क्रेडिटर्स हाउ मच 15 एंड डिक्रीज इन डेटर्स 60, दैट्स इट, दैट्स इट। 75 कुछ गड़बड़, बिल रिसीवेबल, ओ हाँ बिल रिसीवेबल भी तो है, वो तो लेस वाला है ना। हाँ तो पहले तो ऐड वाले कंप्लीट कर लिया, फिर लेस, इट इज इंक्रीज इन bills
receivable. Let me clear this line. कितना था बच्चों? 5,000 within brackets. That's it. That's it. कैलकुलेट कर लेते हैं. 40 माइनस में है, प्लस 15 प्लस 60 एंड माइनस 5. 30,000 rupees. Let the screen wake up. चलिए 30,000 आ जाएगा प्लस में. Called as cash generated from operating activities before payment of income tax. Again we'll write 30. क्या बोलेंगे इसको? Net cash flow from operating activities. People understood this? सबको समझ में आ गया? पक्का कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क.